Hello everyone, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के बढ़िया से वीडियो लेक्चर्स स्टडी कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 12 साइंस का हम लोग हेलो एल्केन्स एल्केन्स चैप्टर कर रहे थे। मेरा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, किस तरह से हम लोग हेलो एरिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पूरा डिस्कशन किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। What can be the chemical, what can be the type of chemical property of हेलो एरिन्स? ठीक है, तो बेसिकली हेलो एरिन्स की जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करें तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दैट वी यूजुअली स्टडी इन हेलो एरिन्स। कौन सी है? एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये पहले रिएक्शन जो हम आज स्टडी करेंगे। दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज योर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं। एंड लास्ट थर्ड वन, रिएक्शन with metals, which we are going to study. Okay, so these are the three chemical properties that we are going to study in property of हेलो एरिन्स। आज की जो प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि एसएन रिएक्शन। ओके, ये हम स्टडी करने वाले हैं। एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि एसएन रिएक्शन, जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, वेरी फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है आपको पता है। यहां पे हम लोग एरोमेटिक पार्ट स्टडी कर रहे हैं, यानी बेंजीन होगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन ग्रुप होगा, इसमें हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और वहां पे हेलोजन की जगह लेके हेलोजन को निकाल देगा। यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एराइल हैलाइड्स की, उसकी कुछ फैक्ट स्टडी करने वाले हैं। सम फैक्ट रिलेटेड टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो पहला पॉइंट है, एराइल हैलाइड्स आर less reactive. They are less reactive than alkyl halides. Alkyl halides के कंपैरिजन में aryl halides less reactive होते हैं। aryl halides are less reactive than alkyl halides compared to alkyl halides। यानी अगर मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहूंगा या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करना चाहूंगा या फिर रिएक्शन विथ मेटल करते हैं, तो ये चीज याद रखना कि इसकी रिएक्टिविटी लेस। फिलहाल हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है। यानी अगर ये चीज मैं अल्काइल हैलाइड में करना चाहूंगा, CH3X न्यूक्लियोफाइल, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगी, ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी इजिली। लेकिन यही चीज अगर मुझे अराइल हैलाइड्स में करनी है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये थोड़ी डिफिकल्ट है रिएक्शन। विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लेस रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी लेस होती है? सो लेट्स स्टडी अबाउट द फैक्टर्स। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अराइल हैलाइड्स जो है उसको कौन अफेक्ट करेगा, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। ये बहुत ही प्यारा सा है। बेसिकली जब भी हम एरोमेटिक की बात करते हैं ना, तो वहां पर रेजोनेंस कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करेगा ही, चाहे वो अराइल हैलाइड्स हो, चाहे अल्कोहल्स हो, चाहे एसिड हो, चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे अमाइंस हो। रेजोनेंस आता ही है, हर एक में रेजोनेंस आएगा कंपल्सरी। हम लोग अल्कोहल का चैप्टर करेंगे, वहां पे भी रेजोनेंस तो आएगा, 100% आएगा। अल्डिहाइड करेंगे, वहां पे भी आप रेजोनेंस देखोगे।
एसिड करोगे, बस एसिड का स्टडी, वहां पे भी रेजोनेंस आएगा ही। तो यहां पे रेजोनेंस किस तरह से अफेक्ट करेगा, पहली चीज आपको ये पता होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना लेस रिएक्टिव होगा। इसका मतलब अराइल हैलाइड्स में कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से अराइल हैलाइड्स स्टेबल होंगे। सो विच आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अराइल हैलाइड्स, ध्यान से देखना। अराइल हैलाइड्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, ये हैलोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे क्या होता है, तो जो हैलोजन होता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करना चाहेगा, यानी कार्बन और हैलोजन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड जैसी सिचुएशन मुझे दिखाई देगी। ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, वापस ये लोन पेयर हैलोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनना चाहेगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, बेंजीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp2 की कम, sp3 की, यानी sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी है, ज्यादा है, और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते। तो बेंजीन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसकी थोड़ी बहुत खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, नॉट कंपेयर टू sp, लेकिन sp3 के कंपैरिजन में थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसलिए बेंजीन क्या करेगा, हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा। इसकी वजह से क्या होगा, तो बेसिकली यहां पे हम लोग देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहां पे आ गया तो दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब थोड़ा ध्यान से यहां पे पढ़ना है, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। वो हम बोलते हैं ना कि पैसे वाले कंजूस, पैसे होने के बावजूद वो कंजूस होते हैं, उनके थोड़े भी पैसे ज्यादा चले जाए तो वो उनका हार्ट अटैक जैसा आ जाता है। हैलोजन कुछ ऐसा ही है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका एक भी इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, यस, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, इसलिए उसकी सेल्फिशनेस ज्यादा होती है, इसलिए वो शेयर तो करेगा, लेकिन उसको उसका मन नहीं, वो मन मार के शेयर करेगा, यार देना है, चल यार तू रख ले इलेक्ट्रॉन, ऐसे मन मार के करेगा, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है, बेसिकली इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, इस साइड एक कार्बन है ये वाला, इस साइड डबल बॉन्डेड कार्बन है ये वाला, और हैलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। लेकिन क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई यहां पे, तो गिनो 1 2 3 4 5, ये तो पॉसिबल ही नहीं, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, यहां पे तो 5 होगी, कहां से पॉसिबल है। इसलिए ये कार्बन क्या करना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना चाहेगा, इसलिए ये क्या करेगा कार्बन, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पड़ोस वाले कार्बन को दे देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। समझ में आ रहा है, इसलिए ये बन जाएगा कार्बन कार्बन आयन नेगेटिव आयन, कार्बन आयन कार्बन नेगेटिव आयन। समझ में आया ये केस, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अब क्या होता है, कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए, नेगेटिव आ जाए, एक साथ अगर गरीब के पास पैसा आ जाएगा तो वो हैंडल नहीं कर सकता, गरीब इंसान है, एक साथ उसको करोड़ों रुपए दे दो वो हैंडल नहीं कर सकता, यार पागल हो जाएगा, वो अनस्टेबिलिटी जिससे फिल करेगा। ऐसा ही कुछ कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, लोन पेयर कभी देखा नहीं है उसने लोन पेयर, और आ गया इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इसके बीच में शेयर कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ऑलरेडी हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बेंजीन बनाओ, ऑलरेडी बना पर यहां पे बड़ा वाला बनाया है। चलो, तो ये डबल बॉन्ड है, ये हो गया आपका बड़ा वाला बेंजीन, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ रहा है, दिक्कत किसको आएगी, दिक्कत ये वाले कार्बन का आएगी, थर्ड कार्बन को, ये 1 2 और थर्ड कार्बन को। क्यों, थर्ड कार्बन ध्यान से देखो, यहां पे डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 वैलेंसी, यहां पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 वैलेंसी, और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, 4 वैलेंसी।
ऊपर से इस थर्ड कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा है, डबल बॉन्ड, तो 5 वैलेंसी होगी, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने फोर्थ कार्बन को दे देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर फोर्थ कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, आसान है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब जैसे मैंने अभी बताया, कार्बन के पास एक साथ इतने सारे पैसे आ गए, वो हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करेगा, वापस वही इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शेयर कर देगा। फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हो जाएगा। तो अब X प्लस डबल बॉन्ड, यहां पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड आ गया है, ये डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी, तो फिफ्थ वाले कार्बन को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको क्यों, क्योंकि ये कार्बन पे यहां पे सिंगल बॉन्ड है, ये फिफ्थ कार्बन पे, यहां पे डबल बॉन्ड है, होगी 3 वैलेंसी, और इसके साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन जॉइंट है 4, और वापस यहां पे ये डबल बॉन्ड बनाने की ट्राई कर रहा है, ये वाला, तो इसको प्रॉब्लम आ गया है ना। इसलिए ये फिफ्थ वाला क्या करेगा, सिक्स्थ वाले को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, तो फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में एडजस्ट कर लेते हैं वापस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेकिन वापस अगर यहां पे डबल बॉन्ड आ गया तो वापस फर्स्ट कार्बन को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 2 बॉन्ड, यहां पे 1 बॉन्ड 3, और उसके ऊपर हाइड्रोजन प्लस वाला चार्ज है 5 4। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले, सॉरी 5। तो अब क्या होगा, ये वापस कार्बन क्या करेगा, वापस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कि तू रख, हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए वापस वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन के हाइड्रोजन। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहां पे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन गए, 5। देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओवर हियर। ठीक है, इसका हाइब्रिड भी आप बना सकते हो, इसका हाइब्रिड अगर बनाना हो तब बना सकते हो। हाइब्रिड किस तरह से बनाएंगे, ये बेंजीन, यहां पे X के साथ डबल बॉन्ड वाली फिलिंग है। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड, जहां पे भी डबल बॉन्ड है, और पूरे रिंग में ये डबल बॉन्ड घूम रहा है इस तरह से। ठीक है ना, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और जैसे मैंने बताया कि रेजोनेंस इफेक्ट, अगर रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, लेस, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई अराइल हैलाइड्स की स्टेबिलिटी लेस होती है, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। आसान है, काफी आसान है ये। दूसरा पार्ट देख लो, दूसरा पार्ट हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। हाइब्रिडाइजेशन समझना ध्यान से बच्चों, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन का कौन सा, बेंजीन कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन, तो डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो अराइल हैलाइड्स में जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, अराइल हैलाइड्स, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और अल्काइल हैलाइड जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3। अब जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो यहीं पर मैंने बताया ये क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा। अराइल हैलाइड्स, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन का कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये हाइड्रोजन का है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा, sp2। व्हाई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। क्या ऑर्डर मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर सबसे ज्यादा sp में होगा, उससे लेस sp2 में, और सबसे लिस्ट sp3, यानी ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। इसकी वजह से अराइल हैलाइड्स में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, यानी ये वाली जो बॉन्ड लेंथ हो ना वो शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन है, ठीक है, और बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्लोज चला जाएगा, नजदीक चला जाएगा, ठीक है, बॉन्ड लाइन शॉर्ट हो जाएगी sp2 में, ठीक है। और sp3 जो है उसमें बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे काफी कम है। और एक थियरी ऐसा बोलते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो करीबन 169 पिकोमीटर होती है, और इसकी बॉन्ड लेंथ करीबन 177 पिकोमीटर होती है। और अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी लेस। इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, इसलिए इसकी
बहुत कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। बच्चों ये जरूर याद रखना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार देना, ये बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, एकदम लल्लन टॉप कॉन्सेप्ट है, मजा आने वाला है इसमें। एक और फैक्टर जो आप कंसीडर कर सकते हो, सपोज अगर हैलोजन जो है वो SN1 मैकेनिज्म करेगा, SN1 रिएक्शन देगा। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनने की ट्राई करता है। यानी मान लीजिए कि यहां से हैलोजन चला गया और फिनाइल जो है उसके ऊपर कार्बोकैटायन आ गया, तो इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बेंजीन के कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया फिनाइल कैटायन, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। फिनाइल कैटायन इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और मैंने SN1 मैकेनिज्म में बताया है, जो हाईली अनस्टेबल होगा वो SN1 मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। हाईली अनस्टेबल है इसलिए बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो ये सारी कहानी ऐसी है जो बयां कर रहा है कि अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड से कम होती है। रेजोनेंस इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन एंड अनस्टेबल फिनाइल कैटायन अगर SN1 होता है तो, समझ में आया? तो अराइल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी लेस है। तो अगर मुझे अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बढ़ानी हो तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर प्रेशर, यू कैन से लाइक दैट कैटालिस्ट एक्सेट्रा, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन यू कैन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स। ठीक है, आसान है, दिमाग फोकस रखो, समझ में आने वाला है। कुछ लेना वो डिफिकल्ट नहीं है, जो सोचते हो उतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में ये चीज उतारनी है कि ये चीज क्यों अनस्टेबल है, क्यों रेजोनेंस है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीज याद रख ली, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर गया। बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक है, तो क्यों अराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उसकी वजह से बॉन्ड लाइन शॉर्ट हो जाएगी, रिएक्टिविटी लेस। ठीक है, और फिनाइल कैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होगा तो विल नॉट गिव SN रिएक्शन। तो अगर मुझे इसकी SN रिएक्शन करनी होगी तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन करनी होगी। ठीक है, हाईली अनस्टेबल है फिनाइल कैटायन इसलिए। तो ये सारे रीजंस आपको याद रखने हैं। फिलहाल इसको पॉज करके कॉपी कर लो, बढ़िया सी नोटबुक बना रहे हो आप लोग, मुझे पता है। तो पॉज करके इसको कॉपी कर लो और हम लोग बढ़ेंगे इसके रिएक्शन की ओर। चलिए, तो नोट डाउन कर दिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? तो सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। टेंशन मत लो भाई, सब इजीली हो जाएगा, हो जाएगा। दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, दिसंबर तक। शायद एक दो रीडिंग वाले चैप्टर बाकी रहे तो, अदरवाइज जितने भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सब दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, गारंटी। बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। ठीक है, चलिए करते हैं रिएक्शन विथ OH, अराइल हैलाइड्स की OH के साथ रिएक्शन। OH मींस हाईली अनस्टेबल है ना, फिनाइल कैटायन, रेजोनेंस है ना, और हाइब्रिडाइजेशन, उसकी वजह से अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी लेस होती है। तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए? अगर मुझे OH की रिएक्शन करानी है तो क्या मैं H2O यूज करूंगा? नहीं। क्यों? भाई वीक बेस है और न्यूक्लियोफाइल है। क्या मैं अल्कोहल यूज करूंगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, वो भी वीक बेस है, उसका भी न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, वीक बेस। क्या मैं एसिड यूज कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, वो भी वीक है। मुझे तो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, ये सारे यूज नहीं हो सकते, ये तो ड्रास्टिक कंडीशन भी अप्लाई नहीं होंगे इसके ऊपर। तो मुझे ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, यानी मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जैसे KOH है, जैसे NaOH है, ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। आई रिक्वायर्ड सच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तब जाके रिएक्शन होगी। समझो, क्लोरोबेंजीन है मान लीजिए, ठीक है, इसके मैं रिएक्शन करा रहा हूं NaOH के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस, क्यों स्ट्रॉन्ग बेस ली? बिकॉज अगर वीक लेंगे तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं देगा।
ड्रास्टिक कंडीशंस करनी है, उसमें भी शायद इसकी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो सिर्फ इतने से काम हो जाएगा? नहीं, ये रिएजेंट थोड़ी ना कुछ करेगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 बार प्रेशर, तब जाके ये रिएक्शन होगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, तो यहां पे जो NaOH है, इसमें NaO ये नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो NaOCl को रिप्लेस कर देगा अनिल। ठीक है, Cl को रिप्लेस कर देगा, इसलिए आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA। यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। अब उसका एसिडिफिकेशन करो H प्लस डाल के, डू एसिडिफिकेशन H प्लस को निकाल देगा, आपको NaCl मिलेगा। एंड एसिडिफिकेशन यानी डालो HCl डाल दो ना, एसिडिक मीडियम भी देखो, H प्लस यानी क्या, एसिडिक मीडियम चाहिए, HCl डालो एसिडिक मीडियम, तो H रिप्लेस करके आपको मिल जाएगा फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप फिनॉल, ये है आपका फिनॉल। यानी क्लोरोबेंजीन जो है उसके ड्रास्टिक कंडीशंस में मैं फिनॉल बना सकता हूं, क्लोरोबेंजीन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस आई कैन मेक फिनॉल। यह बहुत ही प्यारे से रिएक्शन है। फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सबसे पहले जो फाइंड हुई थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल, वो ये थी। ठीक है, फिनॉल के चैप्टर में आएगा। इंडस्ट्रियल दिस मेथड एक्चुअली इट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, यस, इट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और इसे बोला जाता है डाउ प्रोसेस। ये है भैया अपनी डाउ प्रोसेस। डाउ भैया करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये प्रोसेस बना दी थी और उसको इंडस्ट्री में यूज किए थे, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक है, बाद में बात करता हूं, ड्रॉबैक के बारे में बात करता हूं बाद में। ठीक है, पहले तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होने वाली है, हाउ मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होने वाली है, समझना ध्यान से। मैकेनिज्म, ये क्लोरोबेंजीन है, समझना ध्यान से बेटा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में यहां पे कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं डाल रहा हूं NaOH, NaOH में ये होता है OH-, तो ये OH- क्या करेगा, इसको लालच देगा H को, तो बेंजीन को छोड़ के मेरे पास चला, मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों मिलके पानी बना देंगे। ठीक है, पानी बना देंगे और फिर गाएंगे क्या, आज दिन है पानी पानी पानी। ठीक है, तो ये लालच देगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तू अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ जा। यानी होगा क्या पता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा और हाइड्रोजन को H प्लस फॉर्म में निकाल के OH माइनस से रिएक्ट करवा के बना देगा H2O, यानी आपको मिलने वाला है H2O, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रह जाएंगे, कार्बन के ऊपर रह जाएंगे, ध्यान से समझना। तो ये है आपका क्लोरीन, ठीक है, ये है आपका क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड है, और यहां पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, H प्लस के फॉर्म में निकल गया, और ये H प्लस के फॉर्म में और OH के साथ पानी बना देगा। नंबर 2, अब नंबर 2 में क्या होगा, नंबर 2 में क्लोरीन है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे मैंने बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचने की ट्राई करता है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा Cl माइनस, तो Na के साथ NaCl बन जाएगा। ठीक है, अगर ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया तो ये कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। अरे ऐसे देखो, ये है आपका Cl, ठीक है, अगर यहां से Cl माइनस निकाल दे, तो अगर Cl माइनस निकाल दे, चलिए तो क्या होगा, Cl माइनस निकल गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो बेंजीन का जो कार्बन है उस कार्बन पे लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिनाइल का कैटायन तो मैंने अभी बताया अनस्टेबल है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों, तो उसके बगल वाला कार्बन, सेकंड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन निकाला है ना वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा और डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, ऐसा। ये होता है आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट। यानी इसके मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे,
इसकी मैकेनिज्म में, डाउ प्रोसेस की मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? कौन सा बन रहा है? बेंजाइन। किस तरह से बन रहा है समझ में आ गया ना? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाएगा, क्लोरीन लेके निकल जाएगा, वो ओडेंचो हो जाएगा, ये ओडेंचो हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बीच में बेंजाइन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बेंजाइन। यहां तक कहानी हमको समझ में आ गई, बेंजाइन बन रहा है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब ये जो बेंजाइन है ये दूसरे 2 मोल, यहां पे हम लोग 2 मोल्स ऑफ NaOH ले रहे हैं, 2 मोल ऑफ NaOH से रिएक्ट हो रहा है, यानी पहला NaOH यहां पे यूज हो गया, अब दूसरा NaOH। जो बेंजाइन बना है, जो बेंजाइन बना है इंटरमीडिएट, बेंजाइन हाईली अनस्टेबल होता है, बेंजाइन हाईली अनस्टेबल होता है, बेंजाइन इट इज वन काइंड ऑफ इंटरमीडिएट एंड इट इज हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होता है बेंजाइन। तो ये बेंजाइन क्या करेगा? दूसरे NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और OH को अपनी ओर खींचेगा। अब ये OH इस कार्बन पे चला जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे चला जाएगा, तो ये कार्बन क्या करेगा? वापस ये इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन को दे देगा, मींस जहां से लिया उसी को वापस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लोन पे लिए थे, इंटरेस्ट पे लिया था, तो वो इंटरेस्ट चुका दिया वापस इलेक्ट्रॉन देके, है ना? तो OH माइनस आ गया ऊपर OH के फॉर्म में, और यहां पे आ गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा है, OH यहां पे कार्बन और ये डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझना, ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझना। होगा क्या? तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस प्रोटॉन को वापस यहां पे ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन वापस ट्रांसफर करेगा। यानी कार्बन ने जो हाइड्रोजन यहां पे गवाया था, कार्बन ने जो हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया था, वो हाइड्रोजन वापस उसको मिल रहा है, वापस उसको मिल रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और आपको मिल गया ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? हाइड्रोजन वापस वहीं पे चला गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन लेके H+ के फॉर्म में, यानी O और H में ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके नेगेटिव बना देगा और ये H+ यहां पे चिपक जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी। यहां से OH निकल गया तो Na बाकी है, इसलिए अब Na+ जो है वो O के साथ कंबाइन हो जाएगा, O के साथ, इसलिए ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और हमारी आखिरी कहानी ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब एसिडिफिकेशन, मान लीजिए कि HCl डाल दिया तो प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन यानी H Na को सब्स्टिट्यूट करेगा, Na यहां पे यानी माइनस NaCl, आपको मिल जाएगा आपका फिनॉल। इतनी बड़ी मैकेनिज्म है लेकिन आसान है। आपको क्वेश्चन आ सकता है डाउ प्रोसेस में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? डाउ प्रोसेस में इंटरमीडिएट बनेगा बेंजाइन। डाउ प्रोसेस में इंटरमीडिएट बन रहा है बेंजाइन, और ये पूरी उसकी डाउ प्रोसेस की मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या हुआ? वापस पहले स्टेप में यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल गया और NaOH के OH के साथ पानी बना देगा, सिंपल। अब क्या होगा? तो ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे नेगेटिव बना देगा। थर्ड, ये Cl निकल जाएगा Cl- के फॉर्म में, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो सेकंड नंबर वाला कार्बन यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना देगा यानी बेंजाइन, और ये NaCl के साथ बना देगा NaCl। हो गया बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब दूसरा वाला NaOH, यानी यहां पे 2 मोल्स ऑफ NaOH लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाला NaOH, इसमें जो OH है ये बेंजाइन पे चला जाएगा, तो अगर इस कार्बन पे जाएगा तो ये कार्बन वापस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, वापस शुद्ध समेत उसको वसूल कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। अब प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्रोजन वापस यहां पे आ रहा है सोडियम फिनॉक्साइड में, फिनॉक्साइड आयन में, ये फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन पे Na+, ये NaOH का जो Na है वो Na ऊपर चला जाएगा, एंड लास्ट इज एसिडिफिकेशन। ये पूरी डाउ प्रोसेस की मैकेनिज्म। पॉज करके अगर आपको लिखनी हो पूरी लिख दो। अरे चलिए क्विक लिख दिया, चले आगे। ओके चलिए आगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल बनाऊंगा, अब मैं एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा बहुत और मिर्च मसाला डालता हूं, मजा आएगा, मजा आने वाला है। देखना एनसीईआरटी में क्या दिया है वो दिखा रहा हूं।
क्लोरोबेंजीन पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग? तो पहले स्टेप में हम लोग डाल रहे हैं NaOH, और जब NaOH डालेंगे तब उसमें 623 केल्विन टेम्परेचर करेंगे और 300 बार, तो मुझे सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है। और अब जो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा उसका एसिडिफिकेशन कर रहे हैं H+, तब जाके मुझे फिनॉल मिलेगा। लेकिन अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे जो फिनॉल मिल रहा है उसका प्रोपोर्शन 50% से भी काफी कम मिल रहा है, वेरी लेस, वेरी वेरी लेस प्रोपोर्शन मिल रहा है। रीजन में फिनॉल चैप्टर में बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये चीज याद रखना कि यहां पे फिनॉल का प्रोपोर्शन काफी कम हो रहा है, काफी कम हो रहा है। तो करना क्या होगा? तो उसका अल्टरनेटिव चीज सोचने के लिए उन लोगों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, बेंजीन में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली यहां पे बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, यह प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी करेंगे? तो बेंजीन में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल देते हैं जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच लेगा। तो मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया NO2। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। यानी OH को यहां पे आसानी से अट्रैक्ट करके, OH को आसानी से अट्रैक्ट करके, OH को आसानी से अट्रैक्ट करके आपका फिनॉल बना देगा। हाँ, बाद में कोई रिएक्शन करके NO2 निकाल सकते हो, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। ये इतनी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा कि जो मैं यहां पे ड्रास्टिक कंडीशन यूज कर रहा हूं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 443 केल्विन टेम्परेचर से काम चल जाएगा, दैट्स इट। सिर्फ इतने टेम्परेचर से काम चल जाएगा। मुझे ना 300 केल्विन, सॉरी ना 300 बार आएगा, आई एम वेरी सॉरी, 300 बार प्रेशर की जरूरत होगी, ना 623 केल्विन जितना हाई टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर सफिशिएंट होगा बनाने के लिए। क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्या है समझना। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। अब इसकी मैकेनिज्म, रीजन क्यों, रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है, अब इसकी मैकेनिज्म समझना ध्यान से। ये डबल बॉन्ड है, ये Cl है, OH को मैं यहां पे NO2 है, यानी ऐसे डबल बॉन्ड हो और ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन किस तरह से होगा वो हमें समझना पड़ेगा। OH- सबसे पहले ये OH अट्रैक्ट हो जाएगा यहां पे, क्योंकि NO2 तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेंजीन अपनी सुविधा पहले ही कर देगा। कैसे? OH को लाके अपनी सुविधा करके स्टेबल बनाएगा, तो OH को ऊपर लेके आ जाएगा। तो क्लोरीन और OH, ये दो चीजें यहां पे, ठीक है, और ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एसिडिस, ये डबल बॉन्ड एसिडिस। अब क्या होगा अगर OH ये कार्बन पे आ गया, फर्स्ट वाला कार्बन, देखो फर्स्ट वाला कार्बन, यहां पे क्या है, ये सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है, उसके साथ क्लोरीन अटैच है, वापस यहां पे OH आ रहा है। ये तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, उसके साथ नाइंसाफी हो गई, उसकी तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए, मैंने तो नाइंसाफी कर दी, 5 बना दी, ठीक है, तो मुझे इसको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। तो इंसाफ दिलाने के लिए क्या करूंगा, ये कार्बन सेकंड कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये बहुत आसानी से आएगा। क्यों? NO2 बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को कहेगा तुम मेरे पास जल्दी आ जा, जल्दी, यानी ये फटाफट से रिएक्शन, OH चिपक गए, इलेक्ट्रॉन चला गया, ये फटाफट से आएगा। NO2 क्यों? NO2 फटाफट से खींचेगा आपने, यानी OH की जो यहां पे स्लो प्रोसेस थी ना, उससे थोड़ी फास्ट यहां पे होगी। हाँ, ये प्रोसेस, इसमें फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, कौन सा, OH का अटैच होना, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये प्रोसेस फास्ट होती है। क्यों? NO2 बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींचने की ट्राई करेगा, इसलिए OH फटाफट यहां आएगा, ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव। फर्दर कार्बन इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कार्बन के बीच में आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। क्या मजेदार है ना, क्या मजेदार चीज हो रही है। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, तो यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, Cl OH बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहां पे डबल बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे बीच में आ रहा है, यानी ये डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये नाइट्रोजन के साथ नाइंसाफी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस हम लोग ऑक्सीजन को दे देंगे,
तो ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव चार्ज O, सिंबल। यहां पे नाइट्रोजन प्लस होता है और ये माइनस चार्ज होता है, पार्शियल, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। हो गया काम। अब क्या होगा, वापस ये रिपीटेशन, ये यहां पे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ध्यान से देखना, ClOH, ठीक है। तो वापस ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो वापस नाइट्रोजन को डोनेट करके यहां पे डबल बॉन्ड बना देगा, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, यानी यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया नेगेटिव, है ना। अब ध्यान से देखो, इसका इंटरमीडिएट बना के ट्राई करो, क्या बन रहा है, इस सब स्ट्रक्चर्स का इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ClOH। पहले ये कर देते हैं, ध्यान से समझना, ये कुछ ऐसा है, यहां पे N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कहां कहां डबल बॉन्ड देख सकते हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में है डबल बॉन्ड, यस वेरी गुड। फिर यहां पे भी तो डबल बॉन्ड है, ये फर्स्ट सेकंड के बीच में है, फिर सेकंड थर्ड के बीच में है, थर्ड फोर्थ के बीच में है, सब जगह, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, यहां पे अटक रहा है, समझ, है ना, यहां पे अटक गया। देखो अब आगे क्या होगा, अब यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो वापस इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आ गया तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये एक यानी 3 बॉन्ड, यहां पे OH 4 और ये Cl 5, प्रॉब्लम। तो ये कार्बन क्या करेगा, अब यहां से Cl को निकाल देगा, क्योंकि OH को तो अटैक किया है, Cl थोड़ी निकलेगा, OH को अटैक किया है, सॉरी Cl निकलेगा, OH तो नहीं निकलेगा, यहां पे तो OH अटैक हुआ है, तो OH नहीं, Cl को निकालेगा, ठीक है। तो अब फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा यहां पे, तो फाइनल स्टेप के अंदर हम लोग ऐसा लिखेंगे, बेंजीन के ऊपर OH, यहां से Cl निकल गया और आपको मिलेगा NO2। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालने से प्रोसेस फास्ट होने लगती है और ये मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका प्रोपोर्शन 50% से भी बढ़ जाएगा, 50% से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में एक और ख्याल है, पैरा, एक काम करता हूं, मेरे दिमाग में एक और ख्याल है, क्या अगर मैं सपोज ऑर्थो और पैरा दोनों पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले लूं तो, अरे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यस, हां, अगर मैं दोनों पे ले लेता हूं NaOH डाल के, तो अब तो मुझे ये टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड नहीं है, 368 केल्विन पे ही रिएक्शन हो जाएगी, दैट्स इट, इस टेम्परेचर में, और एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, Cl सॉरी क्लोरोबेंजीन, तो OH यहां पे रिप्लेस हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो। तो मेरी लालच अब तो बढ़ गई, यहां पे जो प्रोपोर्शन है वो करीबन 80% के आसपास आपको प्रोपोर्शन मिलेगा, करीबन 80%, तो मेरी लालच बढ़ गई कि मुझे तो प्रोपोर्शन 90 से भी ज्यादा चाहिए। पहले पैरा पे आया ये वाला, फिर ऑर्थो पैरा पे लिया, अब मुझे और प्रोपोर्शन बढ़ाना है, मेरी तो लालच बढ़ गई, और प्रोपोर्शन बढ़ाना है, तो ऑर्थो पैरा के साथ यहां पे भी NO2 डाल देता हूं, OH सॉरी Cl, अरे ये NO2, ये NO2 और ये NO2 हो गया। तो ये रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी इतनी हाई कर देंगे कि इवन इसका वीक सॉल्वेंट में, वीक न्यूक्लियोफाइल H2O, एक वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाएगी, सिर्फ हल्का सा गर्म कर दो, हल्का सा गर्म कर दो, H2O NaOH की जरूरत नहीं है, अब तो H2O से भी रिएक्शन हो जाएगी, H2O से भी रिएक्शन हो जाएगी और आपको मिलेगा OH NO2 NO2 और NO2, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक एसिड है, येलो कलर का लिक्विड होता है, अलग में आपको मिलेगा देखने के लिए, और इसका प्रोपोर्शन मोर देन 90% होता है, मोर देन 90% प्रोपोर्शन होता है ना। मजेदार सी चीज आ गई, क्लियर। तो ये पूरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो रही है, ये सारी चीज नोट डाउन कर देना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ा देंगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा तो प्रोपोर्शन बढ़ने लगेगा,
जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने लगेंगे उतनी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा। और 246 पे तो प्रोपोर्शन कमाल का मिलेगा मुझे, कमाल का प्रोपोर्शन, 90% से भी ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रिएक्शन विद मैटर और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज तो डिसीजन आ गया है 31 अगस्त तक नो स्कूल नो कॉलेज, तो घर पे रहिएगा। कोई काम हो अर्जेंट तो ही घर के बाहर निकलेगा, अदरवाइज स्टे होम, स्टे सेफ और घर पर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। आपको मैं बहुत बढ़िया से केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर देता रहूंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।